हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक गयासुद्दीन बलबन को डिस्कस करेंगे, जो लगभग 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जिसने 1286 ईस्वी तक यानी अपनी मृत्यु तक शासन किया। बलबन के सिंहासनारोहण का वर्ष 1265-66 दोनों ही आता है और उसके जो शासन के अंत का यानी कि उसके मृत्यु का जो वर्ष है वो 1286-87 दोनों ही वर्ष आते हैं। लेकिन आमतौर पर जो उसका जो शासन काल माना जाता है वो 1266 से 1286 ईस्वी तक माना जाता है। गयासुद्दीन बलबन ने कथित गुलाम वंश या मामलूक वंश के अंतर्गत दूसरे इलबरी वंश की स्थापना की थी और इसने लगभग हम कह सकते हैं कि 40 साल शासन सत्ता पर अपना एकाधिकार कायम किया। 1246 से लगभग 1266 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में शुरुआत में लगभग वज़ीर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1246 से 49 तक और 1249 से 1249 से नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु तक नायब ए मामलिकात के पद पर रहते हुए उसने सुल्तान की जो वास्तविक शक्ति है उसका उपभोग किया। 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा और 1266 में सुल्तान बनने के बाद से 1286 में अपनी मृत्यु तक उसने रक्त और लौह की नीति के द्वारा दिल्ली सल्तनत और सुल्तान के पद को सुदृढ़ किया, मजबूत किया और आंतरिक संगठन को भी सशक्त बनाया। बलबन के जीवन, शासन, प्रशासन से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करने से पहले मैं जो रज़िया के पतन के बाद 3 सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश के वंश के, तो उनके विषय में मैं संक्षेप में बता देती हूँ। हालांकि रज़िया को जब मैंने कंक्लूड किया था तब भी इन तीनों सुल्तानों के विषय में बताया था। तो इसमें पहला है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, जो रज़िया के पतन के बाद, रज़िया का पतन हुआ था अप्रैल 1240 में, वो गद्दी पर बैठा तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्यों की समर्थन से और इसका जो शासनकाल है वो है 1240 से 1242 ईस्वी। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्यों के समर्थन से गद्दी पर बैठा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1242 से 46 ईस्वी। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा वो है नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के वंश का आखिरी सुल्तान है और इसको इल्तुतमिश का बेटा कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद को। हालांकि इसमें थोड़ा विवाद भी है। इसका जो शासनकाल है वो है 1246 से लगभग 1265 तक। तो जो पहला सुल्तान है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, जो रज़िया के पतन के बाद गद्दी पर बैठा, तो उसके विषय में मैं सबसे पहले बता देती हूँ। ये इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था और इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है एक जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन, उसमें एक नए पद का सृजन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी। वो है नायब ए मामलिकात का पद, नायब का पद। नायब हम कह सकते हैं कि उप सुल्तान यानी वज़ीर से ये ऊपर का पद है। तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के टाइम में इस पद का सृजन होता है और इस पर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, जो तुर्कानी चहलगानी यानी चालीसा का सदस्य था, महत्वपूर्ण सदस्य और रज़िया को के पतन में जिसका सबसे प्रमुख योगदान था, क्योंकि वही षड्यंत्रकारियों के दल का नेता था, तो उसको ये पद दिया जाता है। और इस पद पर रहते हुए ये जो ऐतगीन है वो सही मायने में जो सुल्तान की शक्ति का वो उपभोग करने लगता है। इवन सुल्तान से ज़्यादा शक्तिशाली वो हो जाता है। जो कई जो विशेषाधिकार थे सुल्तान के वो उससे छीन लेता है और वो खुद उनका एक तरह से प्रयोग करने लगता है उन विशेषाधिकारों का, जैसे कि फाटक पर नौबत बजवाना और हाथी रखना। बहराम शाह की एक बहन से भी वो शादी कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा अपने हाथों में पूरी शक्ति जो शासन सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो जाहिर है कि बहराम शाह को ये ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं होता और वो इसका वध करवा देता है। लगभग 2 महीने के बाद ही ऐतगीन की हत्या करा दी जाती है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बाद। उसके बाद नायब के पद पर इसके शासनकाल में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता चालीसा का, लेकिन एक चालीसा का और व्यक्ति जो अमीर हाजिब के पद पर था इस समय, बदरुद्दीन शकर। ये बदरुद्दीन शंकर भी बहुत शक्तिशाली होने की कोशिश करता है और सब सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। सुल्तान को गद्दी से हटाने की भी वो कोशिश करता है। तो इन सब का पता चलने पर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह उसका भी कत्ल करवा देता है। तो इस तरह से जो तुर्कानी चहलगानी संगठन के जो सदस्य हैं वो लगातार इन 2 चालीसा के सदस्यों के कत्ल के बाद उसके विरोधी हो जाते हैं और उसको गद्दी से हटाने की वो कोशिशें शुरू कर देते हैं, जैसे रज़िया के खिलाफ उन्होंने की थी।
और उसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को फाइनली विद्रोहियों के द्वारा, जो चालीसा के सदस्य थे जिनमें ज़्यादातर, और मई 1242 में बहराम शाह को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है, जो इल्तुतमिश का पोता था। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था ये अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को भी इसी कंडीशन पर गद्दी पर बैठाया जाता है कि वो सिर्फ सुल्तान की उपाधि ग्रहण करेगा और जो वास्तविक सत्ता है वो चालीसा के सदस्यों के पास ही रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नायब का जो पद है वो फिर से स्थापित किया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम में, लेकिन इस समय ये उतना शक्तिशाली नहीं रहता ये पद। वज़ीर का जो पद है वो इससे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है इस टाइम में। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा जो एक व्यक्ति जो इस समय बहुत शक्तिशाली हो जाता है चालीसा के सदस्यों में, जो सबको पीछे छोड़कर वो सबसे आगे दिखाई देता है, वो है गयासुद्दीन बलबन, जो अमीर ए हाजिब के महत्वपूर्ण पद पर था इस समय। और ये जो था अपनी योग्यता से या कहें अपने चरित्र बल से सब जितने भी चालीसा के सदस्य हैं उनमें सबसे ऊपर हो जाता है। वास्तविक सत्ता का ये उपभोग करने लगता है अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। जो बलबन है वो अपनी एक बेटी की शादी भी करता है अलाउद्दीन मसूद शाह से, और अपनी एक और दूसरी बेटी की शादी जो मैं बताऊंगी वो नासिरुद्दीन महमूद के साथ करता है। यानी कि इल्तुतमिश के वंश के दो व्यक्तियों के साथ वो अपनी या दो सुल्तान जिन्हें हम कहें वो अपनी बेटी की भी शादी करता है। तो मसूद शाह से अपनी बेटी का वो विवाह करता है, लेकिन फाइनली वो शासन सत्ता को बिल्कुल अपने हाथ में रखना चाहता है पूरी तरह से। तो इसके लिए वो इल्तुतमिश के एक अन्य बेटे, जिसे बेटा ही कहा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद से के साथ मिलकर जो सुल्तान था अलाउद्दीन मसूद शाह उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। और इस षड्यंत्र का परिणाम ये होता है कि अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतार दिया जाता है। और 10 जून 1246 को बलबन के या चालीसा के समर्थन से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है वो सही मायनों में बलबन का शासनकाल है, क्योंकि सुल्तान की शक्ति और सत्ता का उपभोग इस दौरान ये लगभग 20 सालों में गयासुद्दीन बलबन ने किया। तो इसके बारे में अब मैं आगे बता रही हूँ। अब मैं प्रारंभ से लेकर सुल्तान बनने से पूर्व तक बलबन के जीवन से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो आपको बता देती हूँ। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये जाति से इलबरी तुर्क था, जो तुर्किस्तान की प्रमुख जाति थी। इल्तुतमिश भी इलबरी तुर्क था। जो इसका पिता था गयासुद्दीन बलबन का, वो 10,000 परिवारों का खान था। और ये कहा जाता है कि बचपन में ही उसे मंगोलों द्वारा पकड़कर बगदाद में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया गया। बाद में उसे 1232-33 में गुजरात के रास्ते से दिल्ली लाया गया और तब उसे वहाँ पर दिल्ली में इल्तुतमिश ने खरीदा। ये जो वक्त है ये इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान की बात का है। ग्वालियर अभियान लगभग 1232 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन को खरीदा था। जो इल्तुतमिश था वो इसकी योग्यता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने उसे खासदार के पद पर नियुक्त किया। खासदार का मतलब है व्यक्तिगत सेवक, जो बहुत महत्वपूर्ण पद था, तो उस पर नियुक्त किया। और जल्द ही जो गयासुद्दीन बलबन था वो तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य बन गया इल्तुतमिश के शासनकाल में। रज़िया के शासनकाल में ये अमीर ए शिकार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया और रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले जो तुर्की सरदार थे उनमें से एक बलबन भी था। और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में फिर ये अमीर ए आखुर के यानी कि शाही अश्वशाला के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया और साथ में रेवाड़ी की जागीर भी इसको दी गई। बहराम शाह को भी सिंहासन से हटाकर मसूद शाह को सुल्तान बनाने में इसने गयासुद्दीन बलबन ने तुर्क अमीरों का, जो चहलगानी के सदस्य थे ज़्यादातर, तो उनका उसने साथ दिया और उसी के इनाम के कारण अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में उसको हाँसी की इक़्तादारी दी गई। हाँसी जो वर्तमान हरियाणा में है और महत्वपूर्ण इक़्ता थी ये भी उस समय की दिल्ली सल्तनत की। इसके अलावा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब के बहुत महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। जो अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार का जो प्रमुख कहा जाता था इसको, और ये सुल्तान से मिलने वाले और उन सब के बारे में भी ये पता इसको रखना पड़ता था। इस जो डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होता था तो बहुत महत्वपूर्ण पद था अमीर ए हाजिब का पद। एक और जानकारी मसूद शाह के शासनकाल में देनी है स्टूडेंट कि इसके शासनकाल में नायब का पद नहीं था। अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम में सुल्तान के बाद वज़ीर का पद था
और वज़ीर जो है इस समय महाज़बुद्दीन को हटाकर अबू बकर को बनाया गया। अबू बकर जो बहुत सरल प्रकृति का इंसान था, तो इसीलिए मसूद शाह के समय में जो सारी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो अमीर ए हाजिब गयासुद्दीन बलबन के हाथ में आ गई। और बलबन जो है अपनी योग्यता, अपने चरित्र बल के कारण जो चहलगानी के सदस्य थे, तुर्कानी चहलगानी के जो तुर्क सरदार थे, उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। बलबन ने अपनी एक बेटी की शादी भी अलाउद्दीन मसूद शाह से की थी और एक दूसरी बेटी की शादी फिर उसने आगे नासिरुद्दीन महमूद से की थी, जो इल्तुतमिश के वंश का आखिरी सुल्तान था। लेकिन जो बलबन था वो शासन सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाहता था, इसीलिए उसने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाने के लिए नासिरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर, नासिरुद्दीन महमूद जिसे इल्तुतमिश का बेटा कहा जाता था, तो उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर 10 जून 1246 को नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया, जो उस समय लगभग 16 साल का था। और इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन में बलबन का सर्वाधिक योगदान था और बलबन इस समय सबसे शक्तिशाली दिखाई देता है। नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा, तो उसके शासनकाल में सुल्तान और तुर्क सरदारों के बीच शक्ति के संघर्ष की, वो शक्ति का संघर्ष जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से चला आ रहा था, खासतौर से रजिया के समय से, तो संघर्ष की समाप्ति हुई। और संघर्ष की समाप्ति इसलिए हुई कि नासिरुद्दीन महमूद ने चहलगानी या चहलगानी में भी अगर कहें तो जो चहलगानी का जो प्रमुख सदस्य था, जो सबसे ताकतवर था, गयासुद्दीन बलबन, तो उसको के सामने उसने सरेंडर कर दिया। और चूंकि गयासुद्दीन बलबन के समर्थन से ही वो गद्दी पर बैठा था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने स्वेच्छा से जो राज्य की सारी शक्ति है वो बलबन के हाथों में सौंप दी। अपनी सारी सत्ता उसने बलबन को सौंप दी और बलबन को उसने उलुग खां की उपाधि प्रदान की। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा 1246 में, तो उस समय जो वज़ीर का पद है वो था और वज़ीर के पद पर अबू बकर था। लेकिन 1246 से ही जो असली जो शक्ति है, असली जो ताकत है, या कहें कि सुल्तान की जो वास्तविक शक्ति है, वो बलबन के ही हाथ में थी। और उसके बाद 1249 में जो बलबन है वो अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है और 1249 में 1249 में ही बलबन को नायब ए मामलिकात का पद सौंपा जाता है। नायब ए मामलिकात का पद, जिसका सृजन मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था, लेकिन मसूद शाह के समय में ये पद नहीं दिखाई देता और फिर से नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ए मामलिकात के पद पर बलबन की नियुक्ति हुई। और इस पद पर रहते हुए बलबन ने 1253 के वर्ष को छोड़कर नासिरुद्दीन महमूद के पूरे शासनकाल में सुल्तान की वास्तविक शक्ति का उपभोग किया। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद केवल नाम मात्र का सुल्तान बना रहा, जो असली जो नासिरुद्दीन का शासन है वो सही मायने में बलबन का शासन था। और यहाँ तक कि उसने सुल्तान के सम्मान का जो प्रतीक था छत्र, उसका प्रयोग भी नासिरुद्दीन महमूद के समय से ही आरंभ कर दिया था। तो एक तरह से ये जो शासन था लगभग 19-20 साल का नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल, वो बलबन का शासनकाल था। 1253 के एक वर्ष, जैसे कि मैंने बताया, वो नायब ए मामलिकात के पद पर नहीं था और इस एक वर्ष में इमादुद्दीन रैहान, जो हिंदू से मुसलमान बना था, भारतीय मुसलमान था। और इस समय हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का भी जो प्रतिभाशाली थे और योग्य थे, उनका एक वर्ग था। तो ये जो थे तुर्क अमीरों की निरंकुशता से, उनकी मनमानियों से वर्ग नाराज था। इसका नेतृत्व इमादुद्दीन रैहान ने किया और कहीं ना कहीं नासिरुद्दीन महमूद भी बलबन से कहीं ना कहीं छुटकारा चाहता था और तो इमादुद्दीन रैहान को उसने सपोर्ट किया। तो इस तरह से एक वर्ष में बलबन को उसे हाथ से जो ताकत थी, जो शासन सत्ता थी, वो ली गई और इमादुद्दीन रैहान को नायब के पद पर नासिरुद्दीन महमूद ने नियुक्त किया। लेकिन बलबन जो है वापस से फिर से तुर्कानी चहलगानी के सदस्यों के साथ मिलकर उसने रैहान को हटाया और एक बार फिर से वो नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ और फिर नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु तक, यानी कि 1265-66 तक वो इस पद पर नियुक्त कायम रहा। नायब के रूप में बलबन ने अपनी स्थिति को सर्वाधिक मजबूत किया, जो चहलगानी के सदस्यों में भी और सुल्तान से भी ज़्यादा। इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने का कार्य भी किया, वो व्यवस्था की, विशेष रूप से मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए।
जो तुर्क इक़्तिदार थे उनके विद्रोह के दमन करने में भी उसने सफलता प्राप्त की। खासतौर से उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी दिल्ली सल्तनत की, वहाँ के जो इक़्तिदार थे, और उसके साथ साथ जो हिंदू शासक थे जो अपनी स्वाधीनता को फिर से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, तो उनके दमन में भी उसने सफलता प्राप्त की। हालांकि ये जो सफलता थी ये आंशिक सफलता थी, पूरी तरह से इन सब का दमन करने में बलबन असफल रहा। 1256 में मंगोल नेता हलाकू खान से समझौता करके उत्तर पश्चिमी सीमा और विशेष रूप से पंजाब में उसने शांति कायम की। लेकिन यहाँ पर पंजाब के उत्तर पश्चिमी जो पंजाब था उस पर ये मंगोलों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, और जो दक्षिण और पूर्व जो पंजाब था ये माना जाता है कि वही दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में रहता है, नायब के रूप में बलबन के शासन में। ये जो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था, जिसे हम बलबन का शासनकाल कहेंगे, उसमें एक जो प्रमुख असफलता वो ये थी कि बहुत प्रयत्न के बाद भी अंततः जो बंगाल है वो दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से निकल जाता है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नासिरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु है वो 1265 में होती है, और इसके विषय में इसामी, इब्न बतूता और फरिश्ता ये कहते हैं कि इसकी जो मृत्यु है वो बलबन द्वारा कराई गई थी, इसकी हत्या बलबन द्वारा कराई गई थी, और ये माना जाता है कि बलबन ने विष देकर इसकी हत्या कराई थी। बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी, जिसने बलबन के शासन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन वो तारीख़ फ़िरोज़शाही में, पर वो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बारे में कुछ भी वर्णन या कुछ भी नहीं लिखता है। उसके अलावा जो सरहिंदी है तारीख़ मुबारक शाही में, उसने ये माना है कि उसकी मृत्यु जो है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु स्वतः हुई, यानी कि बीमारी से हुई, बलबन ने उसकी हत्या नहीं की। इस तरह का कुछ उसने अपनी रचना तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है।